नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। यूट्यूब पर आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी जिसमें आपको बताया जाता है कि आप अपनी पत्नी के ऊपर ये केस दर्ज करा सकती हैं, ये केस दर्ज करा सकती हैं, इस धारा के अंतर्गत केस दर्ज करा सकती हैं, और यदि आप ये केस दर्ज करा देती हैं तो आपकी पत्नी को इतनी ज्यादा सजा हो जाएगी, इतनी ज्यादा जुर्माने लग जाएंगे। तो ये सारी वीडियोस आपने बहुत सारी देखी होगी जिसमें क्रॉस केस करने के बारे में, यानी अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498A का केस लगाया है तो ऐसे में आप अपनी पत्नी के ऊपर कौन कौन सा केस दर्ज करा सकती है, कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज करा सकती है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी। लेकिन क्या ये आपकी जानकारी पूर्ण है? क्या आप ये चीज जान जाएंगे कि इस धारा में मैं अपनी पत्नी के ऊपर केस दर्ज करा सकता हूं? तो क्या आपकी ये जानकारी पूर्ण है या फिर अपूर्ण है? आपकी जो जानकारी है वो अपूर्ण है, क्योंकि आपने ये चीज तो जान लिया कि आप इस धारा के अंतर्गत केस दर्ज करा सकती है, लेकिन यदि आपको ये चीज नहीं पता होगी कि आप ये केस कैसे दर्ज करा सकती हैं, क्या प्रक्रिया होगी केस दर्ज कराने की, तो ऐसे में आपकी जानकारी जो है वो बिल्कुल अपूर्ण है। और ऐसे में ये जानकारी आपके पास होना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि क्या प्रक्रिया होगी जिस प्रक्रिया के जरिए आप अपनी पत्नी के ऊपर केस दर्ज करा पाएंगे। क्योंकि यदि आपको प्रक्रिया नहीं पता होगी तो ऐसे में यदि आप जब भी पत्नी के ऊपर केस दर्ज कराने जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको बेवकूफ बना सकता है और ऐसे में आपसे काफी पैसों की ठगी कर सकता है, आपका मिसयूज कर सकता है, आपके पैसों का मिसयूज कर सकता है। लेकिन यदि आपको प्रक्रिया पता होगी तो ऐसे में कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, और साथ ही साथ आप सारी चीजें अपने खुद जान रहे होंगे तो ऐसे में प्रक्रिया और तेज होगी। तो सारी चीजें आपको जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा पत्नी के ऊपर केस कैसे दर्ज कराएं, और मैं इसकी प्रक्रिया बताऊंगा। मैं किसी धारा के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, किसी सेक्शन के बारे में नहीं बताऊंगा, ना ही ये बताऊंगा कि इस सेक्शन में पत्नी के ऊपर केस दर्ज कराइए तो इतनी उसे सजा हो जाएगी, बल्कि मैं प्रक्रिया बताऊंगा कि आप अपनी पत्नी के ऊपर किस प्रकार से कोई क्रिमिनल केस दर्ज करा सकती हैं। तो यही सारी चीजें आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको समझने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप इस कंफ्यूजन में है कि आप अपनी पीसीएसजे की तैयारी कहां से करें? तो ऐसे में अब आपको मिलेगा बेस्ट सॉल्यूशन। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही अपनी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे। ये एजुकेटर आपको लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ ऐसे गाइडलाइंस भी देंगे जिसकी वजह से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर सके, और ऐसे ऐसे आपको टिप्स भी बताएंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सको और अपने सपने को पूरा कर सको। अनअकैडमी स्पेशल क्लास में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोल्स फॉर लर्नर्स, राइज अ हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स, एनी टाइम एनीवेयर, और ऐसे ही तमाम सुविधाएं मिलती हैं जिन सुविधाओं की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको लॉ से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पढ़ाए जाते हैं। और यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ फ्री मिलेगा। यदि आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज जल्दी ही बढ़ने वाले हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने आप को इनरोल करा लें। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते है तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देखिए, यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498A का केस दर्ज करा दिया है जिसमें आपका नाम, आपके परिवार के सदस्यों का नाम डाल दिया है, और ऐसे में आपकी पत्नी ने भी कोई क्राइम किया है या फिर ऐसा कोई उसके रिश्तेदार ने क्राइम किया है जिसमें आपको लगता है कि आप भी उनके ऊपर केस दर्ज करा सकते हैं, यानी आपकी पत्नी ने या फिर उसके किसी रिश्तेदार ने कोई आपके साथ क्राइम किया है, तो ऐसे में यदि आपको भी लगता है कि आपको भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए तो किस प्रक्रिया के तहत आप उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकती हैं, यही चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। तो देखिए, 3 प्रक्रिया के जरिए क्रिमिनल केस जो होता है यानी आपराधिक मुकदमा होता है वो दर्ज होता है।
क्रिमिनल केस को हम 3 तरीकों से दर्ज करा सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो एफआईआर होता है, दूसरा 156 सीआरपीसी के थ्रू होता है और तीसरा जो होता है वो कंप्लेंट केस यानी परिवाद होता है। तो इन 3 तरीकों के जरिए आप मुकदमा किसी के ऊपर दर्ज करा सकती हैं। क्योंकि आपकी पत्नी ने कोई आपराधिक कृत्य किया है या फिर उसके रिश्तेदार ने आपराधिक कृत्य किया है, तो ऐसे में इन्हीं 3 तरीकों के जरिए आप उसके ऊपर या उसके रिश्तेदार के ऊपर केस दर्ज करा सकती हैं। तो सबसे पहले हम एफआईआर को समझ लेते हैं। एफआईआर का पूरा नाम होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो देखिए, जब आपकी पत्नी या फिर उसके किसी रिश्तेदार ने आपके साथ कोई अपराध कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, जैसे आपकी पत्नी सामान चुरा के आपके घर से लेके भाग गई, वो आत्महत्या का प्रयास करने लगी, पत्नी के किसी रिश्तेदार ने आपको रास्ते में घेर लिया, आपके साथ मारपीट करने लगे या फिर कोई भी आपके साथ आपराधिक कृत्य करते हैं, तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपको थाने में कंप्लेंट करना होता है। जब आप थाने में कंप्लेंट करते हैं और पुलिस को लगता है कि हाँ ऐसा मामला हुआ है और एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए, तो ऐसे में जो पुलिस होती है वो एफआईआर दर्ज कर देती है। तो जब एफआईआर दर्ज हो जाता है उसके बाद अगर ऐसा कोई मामला रहता है कि जिसमें गिरफ्तारी की जानी चाहिए, तो पुलिस गिरफ्तार कर देती है उन लोगों को जो अभियुक्त होते हैं। अगर ऐसा मामला है जिसमें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होगा, कोर्ट में चार्जशीट लगेगी, तब जाके बन जाएगा, तो ऐसे में पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है, एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। तो एफआईआर दर्ज होने से और जजमेंट आने तक की जो प्रक्रिया होती है, मैंने 498A का जो केस का प्रोसीडिंग बताया है उसमें बताया है, उसे आप देख के समझ सकते हैं कि जब आप अपनी पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज करा देंगे तो क्या प्रोसीडिंग चलेगी, कैसी कैसी प्रक्रियाओं से होके गुजरना पड़ेगा, तब जाके जजमेंट आएगा, उसे सजा मिलनी होगी तो सजा मिलेगी, बरी होना होगा तो बरी होगी। तो सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है वो एफआईआर के थ्रू होती है और डिटेल में आप मेरी 498A की जो प्रोसीडिंग वाली वीडियो है उसे देख के सारी चीजें समझ सकते हैं। उसके बाद बारी आती है 156 सीआरपीसी की। अब मान लीजिए आप पुलिस स्टेशन में गए और आपने एक कंप्लेंट किया अपनी पत्नी के खिलाफ या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ, और ऐसे में पुलिस मनमानी करने लगी, आपके एफआईआर को दर्ज नहीं कर रही है, तो ऐसे में कोर्ट में आपको 156 सीआरपीसी के तहत एप्लीकेशन लगाना होता है। जब आप 156 सीआरपीसी का एप्लीकेशन कोर्ट में लगा देते हैं, उसके बाद जो कोर्ट होता है वो थाने से रिपोर्ट मंगाता है कि क्या इस संबंध में, इस मामले में कोई केस दर्ज है या नहीं दर्ज है। अगर नहीं दर्ज होता है तो उसके बाद आर्गुमेंट होता है, आपके जो अधिवक्ता होते हैं वो कोर्ट के समझ सारी बातों को रखते हैं, और यदि कोर्ट को लगता है कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए तो ऐसे में जो कोर्ट होता है वो इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर देता है, और जो कोर्ट होता है, न्यायालय होता है, वो पुलिस स्टेशन को आदेश कर देता है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया जाए। उसके बाद ये आदेश दर्ज हो जाने के बाद जो भी लोग अभियुक्त होते हैं, जिन लोगों ने आपके साथ अपराध किया होता है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है। और जब एफआईआर दर्ज हो जाता है उसके बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ने लगती है, जो मैंने 498A के प्रोसीडिंग वाली वीडियो में बताई है, उसे देख के आप समझ सकती हैं। तो दूसरा तरीका ये हो गया। अब तीसरे तरीके पे हम आते हैं जिसे कंप्लेंट केस यानी परिवाद बोला जाता है, इस्तिगासा भी इसे बोला जाता है। तो देखिए, जब आपको लगता है कि ना आपका एफआईआर दर्ज हुआ, ना 156 के थ्रू आपको जाना है, ऐसे में आप कंप्लेंट केस के थ्रू जा सकते हैं। तो जो भी लोग अभियुक्त हैं आप उन्हें कंप्लेंट केस के जरिए केस दर्ज करा सकते हैं, मुकदमा लड़ा सकते हैं, उन्हें सजा करा सकते हैं। तो अब मैं आपको कंप्लेंट केस की जो प्रक्रिया है वो बता देता हूं। कंप्लेंट केस में सबसे पहले आपको मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके पास एक लिखित परिवाद करना होता है। जब आप ये एप्लीकेशन दे देते हैं, परिवाद का मतलब एप्लीकेशन से समझिएगा, तो जब आप मजिस्ट्रेट के पास अपना एप्लीकेशन लगा देते हैं, उसमें जो भी आपके पास सबूत होते हैं लगा देती हैं, जो भी चीजें होती हैं वो लगा देती हैं। उसके बाद आपका जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो 200 सीआरपीसी में बयान लेते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं, यानी जो पीड़ित होता है जिसके साथ घटना घटित हुई होती है उसका 200 सीआरपीसी में स्टेटमेंट लेते हैं और खुद लिखते हैं। तो इसमें जो पीड़ित होता है उसे सारी बातों को बताना होता है कि इस प्रकार की मेरे साथ घटना घटित हुई, इस व्यक्ति ने मेरे साथ मारपीट की, इतने ज्यादा लोग थे। तो ये सारी बातों को लिखित रूप में मजिस्ट्रेट करते हैं। उसके बाद जो होता है 201 सीआरपीसी में जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो ये देखते हैं कि क्या जो घटना घटित हुई है वो मेरे क्षेत्राधिकार में आ रही है या नहीं आ रही है।
यानी जैसे जहां पे मारपीट हुई होती है, जहां पे घटना घटित हुई होती है, तो मजिस्ट्रेट साहब उसे देखते हैं कि क्या ये जो घटना घटित हुई है वो मेरे क्षेत्राधिकार में आ रही है या नहीं आ रही है। जब मजिस्ट्रेट साहब को ये लग जाता है कि हाँ ये जो घटना घटित हुई है वो मेरे क्षेत्राधिकार में आ रही है, उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट साहब चाहे तो 202 सीआरपीसी की कार्यवाही कराते हैं। 202 सीआरपीसी का बयान सारे केसों में होता है। 202 सीआरपीसी का जो स्टेटमेंट होता है, इसमें जब मान लीजिए ये घटना घटित हुई है जिसमें पीड़ित ने बताया है कि मेरे साथ इस व्यक्ति ने मारपीट की है, तो कुछ लोगों ने उस घटना को देखा होगा, बीच बचाव किया होगा, तो उन्हीं लोगों की गवाही दर्ज करानी होती है। इसमें 1, 2, 3 ऐसे ही कुछ गवाहों की डिमांड करता है कोर्ट और कहता है कि आप उन लोगों को लेके आइए और उनका गवाही दर्ज कराइए, उन्हें शपथ के रूप में उनकी जो गवाही है कोर्ट में दर्ज कराइए, और वो लोग जो होते हैं, गवाह जो होते हैं, वो शपथ के रूप में बयान कोर्ट में देते हैं, जिसे लिखित रूप में किया जाता है। तो ये शपथ लेके बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटना घटित हुई। जो गवाह होते हैं वो शपथ लेके सारी बातों को कोर्ट में बोलते हैं कि ऐसी ऐसी घटना घटित हुई, इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के साथ मारपीट की, गाली गलौज की, या फिर जो घटना घटित हुई होती है उसे बताते हैं। जब गवाहों की गवाही दर्ज हो जाती है, मान लीजिए 1 या 2 या 3 ऐसे गवाहों की गवाही दर्ज हो जाती है, लेकिन मुख्यतः केस में 2 गवाहों की गवाही यहाँ पे दर्ज होती है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर प्रैक्टिकली में आप समझना चाहते हैं तो 200 सीआरपीसी में जो पीड़ित होता है उसका स्टेटमेंट दर्ज होता है, ये वचन के रूप में दर्ज होता है। उसके बाद 202 सीआरपीसी में 2 गवाहों की गवाही दर्ज होती है, ये भी वचन लेके कोर्ट में बोलना होता है, जो लिखित रूप में किया जाता है। उसके बाद बारी आती है 203 सीआरपीसी की। अब मजिस्ट्रेट साहब को अगर लगता है कि इस स्टेटमेंट के आधार पे, इस स्टेटमेंट के आधार पे और जो अन्य सबूत है उन सब के आधार पे यदि कोई मामला बन रहा है और ऐसा कोई मामला है जिसमें मारपीट हुई है या जो घटना बताई जा रही है वो घटित हुआ है, तो ये मजिस्ट्रेट के विवेक पे निर्भर होता है, तथ्यों पे निर्भर होता है, स्टेटमेंट पे निर्भर होता है। तो यदि उनको लगता है कि कोई मामला बन रहा है तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि 204 सीआरपीसी में जो भी एक्यूज होते हैं जिनके खिलाफ मामला बन रहा होता है उन एक्यूज को सम्मन करते हैं। और यदि मान लीजिए 203 सीआरपीसी की जो कार्यवाही है उसमें मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसा कोई मामला ही नहीं बन रहा है, ये झूठा मामला दर्ज कराया जा रहा है, तो इस मामले को यहीं पे खारिज कर देते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं। और यदि लगता है कि कोई मामला बन रहा है तो 204 सीआरपीसी में जो भी एक्यूज होते हैं उन्हें कोर्ट में तलब करते हैं। उसके बाद आके उन्हें कोर्ट में जमानत करानी पड़ती है, कोर्ट की प्रक्रिया चलती है। और यदि कोर्ट में ये चीज सिद्ध हो जाती है कि हाँ ऐसी घटना घटित हुई है, इन लोगों ने अपराध किया है, तो ऐसे में उन्हें सजा मिलती है, नहीं सिद्ध हो पाती है तो वो लोग बरी हो जाते हैं। तो ये कोर्ट की सारी प्रक्रिया हो गई, जिन 3 प्रक्रियाओं के जरिए आप किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज करा सकते हैं, चाहे आपकी पत्नी हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, तो इन्हीं प्रक्रियाओं के जरिए आपको केस दर्ज कराना होता है। तो आशा करता हूं आप सारी चीजों को समझ चुके होंगे और अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ना ही कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ बना पाएगा, कोई आपका मिसयूज कर पाएगा। तो आशा करता हूं सारी चीजें आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। यदि आपके मन में अब भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप मुझसे फोन पे बात करके किसी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।